जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। महंगे ब्याज दरों से ना तो राहत मिली और ना ही ब्याज दरें बढ़ी, यानी स्टेटस को बरकरार। लेकिन बढ़ती महंगाई से खर्चों की कैसे थमेगी रफ्तार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लगातार छठी बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है और इसका फैसला लिया गया है। अब ऐसे में बढ़ी हुई ईएमआई से कैसे आपको मिलेगा छुटकारा? महंगाई को बेहतर रिटर्न से कैसे दें मात? और इसी सवाल पर चर्चा करेंगे हम आज अपने एक्सपर्ट्स के साथ। बताएंगे आपको कि किस तरह से आपकी जो ईएमआई है वो अभी भी नहीं घटेगी। मेरे साथ म्यूरा एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ डेट महेंद्र जाजू जुड़ गए हैं और साथ ही बैंक बाजार के एवीपी कम्युनिकेशन एआर हेमंत भी जुड़ गए हैं। इस खास चर्चा में शिरकत की इन्होंने। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जाजू सर, जैसे कि अक्सर आपसे बातचीत होती रहती है और जो शुरुआत में भी आपसे बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं लार्जली इनलाइन ही पॉलिसी आई है और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ब्याज दरें जो हैं वो घटनी शुरू हो जाएंगी। पर इसके अलावा जो महंगाई को लेकर चिंता जताई गई है और जिस तरह के कंसर्न्स अभी भी लगता है कि इकॉनमी में मौजूद हैं, ओवरऑल इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे देखते हैं इस पॉलिसी को? जी, जैसा आपने सही बताया कि ऐसी कोई लंबी चौड़ी उम्मीद नहीं थी कि इस बार ये ब्याज दरें कम होगी। लेकिन जो सिस्टम में लिक्विडिटी की थोड़ी डेफ़िसिट है, उसको लेके हमको आशा थी कि शायद आरबीआई कुछ उसके बारे में स्पेसिफिक मेजर्स अनाउंस करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालाँकि गवर्नर साहब ने बहुत क्लियरली बोला कि जिस हिसाब से लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी, उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करते रहेंगे और उन्होंने लास्ट 15 दिन में भी रेपो अनाउंसमेंट किया, तो उससे सिस्टम को लिक्विडिटी मिली। दूसरी चीज़ थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में डेवलपमेंट हुए, जिस तरह से फेड ने बहुत खुला एक इशारा किया कि शायद अगले 6 महीने में कहीं पर रेट कट होगी, वैसा एक थोड़ी-सी कहीं दिल में उम्मीद थी। लेकिन जब हम ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं, तो लगता है कि अभी थोड़ा-सा कॉशन सही है और शायद मार्केट कुछ सेंट्रल बैंक से आगे दौड़ रहा है, जैसा गवर्नर साहब ने भी बोला। तो ये ज़रूरी है कि मार्केट को उस समय एक कॉशनरी नोट दिया जाए और वैसा ही बिल्कुल आरबीआई ने किया। तो मैं कहूँगा कि हालाँकि थोड़ी उम्मीद ज़्यादा थी, तो पॉलिसी में जो उम्मीद थी उससे कम आया, लेकिन एक तो डायरेक्शन क्लियर है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट कब होंगे। और जो कविता जी आपने दूसरा सवाल पूछा कि ब्याज दरें या हमारी ईएमआई कब कम होगी, तो वो जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि इन पिछले 1 साल में यूएस में इंटरेस्ट रेट 4% से 5% तक चली गई थी और 1 साल में फेड ने 4 बार इंटरेस्ट रेट हाइक किया, 100 बेसिस पॉइंट से। लेकिन आरबीआई पिछले फरवरी से अभी तक बिल्कुल स्थिर बनाए रखे हुए दरें। तो हम एक तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी ईएमआई कम नहीं हो रही है। दूसरा हम उसको एक पॉज़िटिवली वैसे भी देख सकते हैं कि जो 1 साल में ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी थी और जहाँ पर ब्याज दरें ऊपर गई और ईएमआईज़ ऊपर गई और अब वापस धीरे-धीरे कम होना शुरू हुई है। हमारी ईएमआईज़ ऊपर गई ही नहीं, तो उस संकट से हमको आरबीआई ने बचा लिया और अब हम इंतज़ार करेंगे कि अगले 3 से 6 महीने में शायद एक उम्मीद बनती है कि ब्याज दरें कम और ईएमआई में कुछ राहत मिले। उम्मीदें तो यहाँ पे लगातार बनी ही हुई है, लेकिन मोटी बात ये है कि अभी कुछ महीनों के लिए तो आपकी जो ऊंची ईएमआई की दर है या जो आपकी ऊंची ईएमआई की राशि है उसमें से आपको राहत नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निवेश को लेकर अभी एक विकल्प डेट में, फिक्स्ड इनकम में बरकरार है, वहाँ पर क्या क्या विकल्प होने चाहिए और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? और साथ ही हेमंत, एक सवाल यहाँ पर ये भी पूछना है कि डिपॉजिट्स को लेके क्या तमाम ब्याज दरों में जो इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो ट्रांसमिट कर दी गई है बैंकों की तरफ से? ओके कविता, सो हम काफ़ी टाइम से ये गेसिंग गेम खेल रहे हैं कि रेट्स और कितने बढ़ेंगे। हमें ऐसा पिछले साल लगा था कि शायद अब इंटरेस्ट रेट्स पीक हो रहे हैं और शायद यहाँ से ज़्यादा अब नहीं बढ़ेंगे। बट अभी भी हम देख रहे हैं कि रेट्स धीरे-धीरे ऊपर जा ही रहे हैं। सारे टेनर्स में नहीं। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। अ, हमने आज ही जो टॉप 10 बैंक्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉज़िट्स उनका ब्यौरा किया है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो 15 महीने या उससे कम के जो टेनर्स हैं, वहाँ पे 10 में से 9 बैंक
7 से ज़्यादा की रेट दे रहे हैं। सो 15 महीने या उससे कम की एफडी टेनर में 7 से या उससे ज़्यादा रेट आपको मिल रहा है। अगर आप सिर्फ 1 ईयर एफडी रेट्स देखें तो 10 में से 9 बैंक 6.5% या उससे ज़्यादा दे रहे हैं। सो टिपिकली हम देखते आते हैं कि 6.5, 7, 7.5 वाले जो रेट चल रहे थे वो मिड टेनर्स पे थे, जो 2 से 3 साल के एफडीज थे, वहां पे हम टिपिकली देख रहे थे। और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म एफडीज भी उनके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक नई चीज हुई है पिछले कुछ महीनों में। अम, इसका एक्सप्लेनेशन बैंकिंग लीडर्स ने हाल ही में दिया है, आपने भी नोटिस किया होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। वो सेविंग्स माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पे आ रहे हैं और वो म्यूचुअल फंड्स खरीदना पसंद कर रहे हैं। और इसके कारण वो जो जो लीडर्स है, बैंक के लीडर्स हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शायद इसके कारण डिपॉजिट ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, जितने वो उनके एक्सपेक्टेशन थे। और इसके कारण एक लिक्विडिटी स्क्वीज आई है और इस स्क्वीज को एड्रेस करने के लिए उन्होंने बैंक्स ने अपने शॉर्ट टर्म जो टेनर्स के रेट्स हैं, एफडी रेट्स हैं, वो बढ़ा दिए हैं। तो हम ये रेट्स देख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म रेट्स है 7% से ऊपर चले गए हैं। और इसमें सीनियर सिटीजन्स को एडिशनली 50 बेसिस पॉइंट्स का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। और सुपर सीनियर सिटीजन्स जो हैं, जो 80 के ऊपर हैं, उन्हें 20-30 बेसिस पॉइंट्स का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कुछ गवर्नमेंट बैंक से। बट जो जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमें ये गेसिंग गेम बंद कर देना चाहिए और हमारे जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इन एफडीज से पूरे हो सकते हैं, जो हमारी 1 साल की सेविंग्स की रिक्वायरमेंट है, वो इन एफडी से पूरी हो जाएंगी। तो आप इन रेट्स का डेफिनेटली फायदा उठाएं और इन्हें लॉक इन कर लें। कविता, तो एक तो ये तरीका है जहां पर आप ऊंची ब्याज दरों से थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है कि आप एक निवेश की रणनीति जो है फिक्स्ड इनकम में बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से जब से ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला हुआ है तब से जाजू सर हमने लगातार इस बात की कवायद भी की है कि कैसे अब आपको थोड़ा रिबैलेंस करके फिक्स्ड इनकम में अपना जो पैसा है वो पार्क इन करना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है वो है बजट में जो उठाए गए कदम है। मेरे ख्याल से आप इसको बेहतर तरीके से डिकोड करेंगे जाजू सर, किस तरह से जब ब्याज दरें घटना शुरू होंगी तो बजट में उठाए गए कदम, इंटरिम बजट में जो उठाए गए कदम है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट फॉल को और हेस्टन कर सकते हैं और इसकी गति को और बढ़ा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए कविता जी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है FY25 के लिए, वो 5.1% है। तो जो हमारा FY24 मार्च 24 में जो साल खत्म होने वाला है, उसमें गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट बैठेगी 5.8% के आसपास और अगले साल 5.1%। उसके बाद FY26 में हमारे वित्त मंत्री ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि वो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% पे ले आएंगे। तो इसका 2 मतलब है, एक तो जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू फोरकास्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा है कि जीएसटी कलेक्शन है, वो बहुत 10%, 12% के रेट से ग्रो कर रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस अच्छा है। सो एक तरफ वो संकेत देता है कि हमारी इकोनॉमी जो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और वो अच्छे गति से बढ़ते जा रही है। और दूसरा है कि जो गवर्नमेंट बोरो कम करेगी, तो मार्केट में सप्लाई कम आएगी, तो इन ब्याज दरें उससे कम होगी क्योंकि मार्केट में प्रेशर कम रहेगा। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको कम दरों पर बोरो करने का मौका मिलेगा, तो हमारा जो कैपेक्स प्लान है इकोनॉमी का, उसको सपोर्ट मिलेगा। और एक जहाँ तक सवाल है बैंक का ब्याज दरें बढ़ाने का, तो आप एक चीज़ देखिए कि आरबीआई ने सबसे पहले बार रेट हाइक किया था मई 2022 में, तो करीब-करीब 2 साल होने को चले हैं और अब जाके बैंकों ने डिपॉजिट रेट बढ़ाना शुरू किया है क्योंकि उनके पास जो क्रेडिट पिकअप है बहुत 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 तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में देखिए तो हमारे लिक्विड फंड की जो लास्ट 1 साल की रिटर्न है, वो ऑलरेडी 7% के आसपास है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो इमीडिएटली मार्केट में जो डेवलपमेंट होते हैं उसको प्राइस करके अपने एनएवी में दिखाते हैं। तो यदि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में आते हैं तो उनको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं। और दूसरा है कि आपको आज के डेट में हो सकता है कि ब्याज दरें ज़्यादा लग रही है, लेकिन 1 साल पहले आप देखिए कि बैंकों का 1 साल का डिपॉजिट रेट क्या था, करीब 3.5-4%। और पिछले 1 साल में डेट म्यूचुअल फंड में मैं खाली सिर्फ लिक्विड फंड की बात करूँ तो उसने 7% रिटर्न दिया।
वैसे अभी आपको 1 साल का बैंक डिपॉज़िट का रेट 8% दिख रहा है, लेकिन यदि अगले 1 साल में ये ब्याज की दरें कम होती है, तो जो हमारे लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है या लो ड्यूरेशन फंड है या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, उनकी रिटर्न फिर से एक बार जो बैंक डिपॉज़िट रेट है, उनको शायद आउट परफ़ॉर्म करेगी। तो ये एक साइक्लिकल गेम होता है, जहाँ पर थोड़ा-सा एक मैंने लास्ट बार भी बोला था कि एक थोड़ा-सा मिसमैच होता है कंपैरिज़न में कि आप बैंक के अगले 1 साल के एफडी रेट को लिक्विड फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न से कंपेयर करोगे, तो वो आपको कहीं न कहीं सही कंपैरिज़न नहीं होगा। तो मैं एक ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान लाना चाहता हूँ कि आप लाइक टू लाइक कंपैरिज़न करोगे, तो मुझे लगता है कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न देने के कारण म्यूचुअल फंड शायद एक बेहतर ऑप्शन बन के उभरे। ऐसे में ये जो सिलसिला है, अगर मैं यूएस के बाज़ारों के नज़रिए से समझना चाहूँ जाजू सर, तो ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ से भी ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं कि ब्याज दरें घटना जल्दी शुरू हो जाएगी। काफ़ी कुछ डेटा डिपेंडेंट होता है और जिस तरह का डेटा आ रहा है वो बहुत फ्रैगमेंटेड है और वो बहुत तरह का डेटा आ रहा है। लार्जली यही तरफ इशारा हो रहा है कि अभी भी फेड इतने कंफर्टेबल जोन में नहीं है कि वो ब्याज दरें घटाना शुरू कर दें। क्या हम कहीं ना कहीं इस बात पर भी निर्भर हैं, आश्रित हैं कि जब वो शुरू करें तब हम शुरू करें, हमारे लिए तब ठीक होगा? क्योंकि महंगाई तो अभी भी हमारे लिए थोड़ा सा एक चिंता का विषय बना हुआ है आरबीआई के लिए, लेकिन क्या घरेलू फ्रंट पर हम इतने अग्रसर हो सकते हैं कि हम अपनी ब्याज दरें घटाना शुरू कर दें? क्योंकि यूएस के बाजारों से फिलहाल तुरंत प्रभाव से तो कोई संकेत आने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है। कि यदि फेडरल रिज़र्व है यूएस में, जो एक तरह से बोले तो मदर मार्केट है, वहाँ पर यदि ब्याज दरें कम नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल लगता है कि इंडिया में होगा। हालाँकि आज के रेट में इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और जैसा कि बार-बार बोला जाता है कि हमारा जो पॉलिसी है वो डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। बट आप यदि रियलिटी में देखें तो प्रैक्टिकली वो शुरुआत वहाँ से होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि रेट अगले महीने कम हो जाएगी। लेकिन एक जो वातावरण उभर रहा है, जो मैक्रो एनवायरनमेंट बन रहा है, उससे ऐसा बिल्कुल लगता है कि अब जून-जुलाई तक यूएस में शायद फर्स्ट रेट कट हो जाएगा। देखिए वहाँ पर इन्फ्लेशन पिछले 1 साल में 6% से करीब-करीब 3% पे आ गया। वहाँ पर इन्फ्लेशन 2 साल में 9% से 3% पे आ गया। फेडरल रिज़र्व ने रेट 0% से 5.5% तक बढ़ाया और अब वहाँ की इकोनॉमी जो है वो एक अच्छे खासी गति से ग्रो कर रही है। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हेल्दी है। तो मेरे ख्याल से फेड को रेट काटने की जल्दी नहीं है, लेकिन यदि इन्फ्लेशन 3 साढ़े 3% के आसपास बना रहता है, तो फेड के लिए 5.5% ब्याज दरें बनाए रखना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, उनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा कट करना पड़ेगा। ये एक बात और हमें मानना पड़ेगा कि पिछले 25 सालों में इस तरह का इन्फ्लेशन जो हमने कोविड के बाद 2021-22 में देखा, वो हमने एटलीस्ट जो डेवलप्ड इकोनॉमी जो उसमें देखा नहीं। तो वहाँ पर थोड़ा एक दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर कर पीता है वाली बात है और बिल्कुल सही चीज़ है कि सेंट्रल बैंक जो वहाँ पे बहुत ही कॉशियस है, तो वो इतनी जल्दी शायद रेट कट ना करे, लेकिन रेट कट तो एक लगता है होगी। अब दूसरी चीज़ है कि जब वहाँ पर रेट कट होगी तो हमारे यहाँ पर क्या आशा बनती है। तो उसमें मैं एक फैक्टर आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी बोला, वहाँ पर इन्फ्लेशन 9% से 3% आ गया और रेट 0% से बढ़ के 5.5% पे गई। पिछले 1 साल में जब फेड ने 4 बार रेट हाइक किया 100 बेसिस पॉइंट से, हमारा आरबीआई स्थिर था, तो उसके हिसाब से आज फेड की रेट 5.5 है, हमारी रेपो रेट 6.5% है और हमारा इन्फ्लेशन तब भी 5 से 5.5 के बीच में था। अभी भी हमारा इन्फ्लेशन 5 से 5.5 के बीच में है। आरबीआई ने आज की पॉलिसी में प्रोजेक्शन दिया है कि एफवाई 25 में हमारा इन्फ्लेशन शायद 4.5% पे आ जाए, बट वो अभी दूर की बात है। वो जब होगा तो हम उसको देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन नीचे आता है। तो यदि फेड रेट कट करना शुरू करता भी है, तो आरबीआई के पास जो रूम है हमारे हिसाब से रेट कट करने का वो काफ़ी लिमिटेड होगा, क्योंकि बहुत सिंपल इक्वेशन है कि जब लास्ट लेग ऑफ रेट हाइक साइकिल में फेड रेट हाइक कर रहा था लास्ट 1 साल में, तो हमारा आरबीआई स्थिर बैठा था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्थिर है और इसलिए आरबीआई को वो रेट हाइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन कभी 9% नहीं गया। लेकिन अब जब उनका इन्फ्लेशन उतनी ही तेज़ी से गिर रहा है, जितनी तेज़ी से वो चढ़ा था और जितनी तेज़ी से उन्होंने रेट हाइक किया, उतनी
उनके पास ज़्यादा स्कोप है रेट कट करने का, तो हमारे पास शायद रेट कट करने का उतना स्कोप नहीं है। इसलिए हमें वो इक्वेशन ध्यान में रखना होगा। तो जस्ट टू समराइज़ मैं सोचता हूँ कि जुलाई-अगस्त तक फेड रेट कट करना शुरू कर देगा और उसके फ़ॉलो-अप में आरबीआई भी रेट कट करेंगे, लेकिन जब जिस गति से और जिस मैग्नीट्यूड से फेड रेट कट कर सकता है, उतनी बैंडविड्थ या उतना रूम शायद हमारे आरबीआई के पास नहीं होगा। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने पूरा मामला समझाया, लेकिन आज आरबीआई गवर्नर साहब ने कुछ और बातों पर भी फोकस किया है। हेमंत, शायद आप समझा सकें। एक जो चीज़ उन्होंने कही है कि बैंकों को साफ तौर से जो लोन की भाषा है उसको आसान करना होगा। इसका मतलब क्या है, ज़रा इसको डिकोड करके बताएं, क्योंकि एक लोन धारक आई मीन टेक्निकली बहुत सारे ऐसे जार्गन्स होते हैं, बेंचमार्क होता है जिसके तहत आपका एक लोन जो है वो अटैच्ड होता है। अब एक आम बोरोवर को शायद, कर्जदार को शायद ये सब बातें नहीं समझ आए, तो क्या इस ओर इशारा है या इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो गवर्नर साहब शायद बताना चाहते थे? सो कविता, अगर आप पिछले कुछ आरबीआई अनाउंसमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज के अनाउंसमेंट्स आप उनमें देखें, तो गवर्नर जो है बार बार ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन की बात करते आ रहे हैं। सो उन्होंने इस बारे में पर्सनल लोन के कॉन्टेक्स्ट में इस बारे में कहा, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कहा, और ये उसी थॉट का कंटिन्यूएशन है। और पिछले कुछ अनाउंसमेंट्स की फैक्ट स्टेटमेंट्स के अराउंड भी हुए हैं। आज भी की फैक्ट स्टेटमेंट पे एक अनाउंसमेंट हुआ था। की फैक्ट स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक लोन लेते हैं तो उस लोन के सारे जो बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको हमेशा जानने चाहिए, वो उस इंफॉर्मेशन को एक टेम्पलेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आपने कितना बोरो किया, आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन कितने महीने का है, प्रोसेसिंग फी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, ये सब समराइज्ड होते हैं एक पेज के अंदर। और ये आपके फ़ायदे की बात होती है कि आपको समझ में आएगा कि आपका लोन आपको किस तरह से चुकाना है, उसके क्या चार्जेस हैं, और आप किसी चीज़ से सरप्राइज़ ना हो बाद में कि मान लीजिए आपने पेमेंट लेट कर दिया या आप डिफ़ॉल्ट कर गए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या रिपरकशंस होते हैं और चार्जेस क्या लग सकते हैं। तो आरबीआई इसी बात को बार-बार दोहरा रहा है। और आज जो है बेसिकली ये की फैक्ट स्टेटमेंट्स की जो बात है, वो पर्सनल लोन्स और माइक्रो लोन्स से लेके आज एमएसएमई लोन्स पे एक्सटेंड की गई है। तो अब जो एमएसएमई लोन्स होने वाले हैं, उन पर भी ये केएफएस की फैक्ट स्टेटमेंट जो है अप्लाई करेगा, और लेंडर्स को ये की फैक्ट स्टेटमेंट बोरोवर्स को देना पड़ेगा। अम, गवर्नर ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही है आज कि ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेस हिडन होते हैं इन लोन्स में। अ, अ, उनका कहना ये है कि कंज्यूमर्स जो हैं ये डिटेल्स पढ़ते नहीं हैं। सो ये जो सारे डिटेल्स जो हैं की फैक्ट स्टेटमेंट में तो होंगे ही, पर नॉर्मली आपके लोन अग्रीमेंट में भी होते हैं। बट गवर्नर कह रहे हैं कि लोग ये डिटेल्स पढ़ नहीं रहे हैं, और शायद नहीं पढ़ पाने के कारण उन्हें आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं अगर वो लेट हो गए पेमेंट में या उन पेनल्टी लगाई गई। तो सो घूम फिर के बात यही होती है कि बैंक्स को और लेंडर्स को बोरोवर्स के साथ बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि उनके लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। और आज उन्होंने शायद एक और स्टेटमेंट दिया है आरबीआई ने, और मैं शायद इसे गलत समझ रहा हूँ, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो आपके जो सारे जो फीस हैं, वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू कम्युनिकेट किए जाएंगे। सो इन इन सारे चार्जेस को मिला के आपका इंटरेस्ट रेट क्या बैठ रहा है, आई थिंक आरबीआई चाहता है कि वो सारे खर्चे एज इंटरेस्ट रेट आपको कम्युनिकेट किए जाए। कविता, एक और चीज़ जो आरबीआई गवर्नर ने शायद बाद में मीडिया को एड्रेस करते हुए कही भी, पर्सनल लोन्स की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। थोड़ा बताएं इसके बारे में, क्या कुछ किस ओर इशारा है, क्योंकि ये मामला नया नहीं है, आपसे भी कई बार चर्चा हुई है शो पर, और जिस तरह से वाकई पर्सनल लोन्स का एक अपटिक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि ये एक ऐसा तबका हो सकता है बैंकों के लिए जहाँ पर कहीं ना कहीं हम निराशा हाथ लगती हुई देखेंगे। बताएं। कविता, सवाल मेरे बारे में, मेरे लिए? जी हेमंत जी जी। ओके। सो कविता, पिछले साल भी 2023 में भी रिटेल लेंडिंग करीब 15% से ग्रो हुआ है। और ये इस ग्रोथ में कोई कमी नहीं आ रही है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स इतने बड़े हैं,
बट लोन्स के डिमांड में कोई कमी नहीं हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, एक अच्छी चीज़ हमारी इंडस्ट्री में हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि एनपीए ज़्यादातर सेगमेंट में रिटेल लेंडिंग में बहुत कम है। एनपीएस रिटेल लेंडिंग में अंडर कंट्रोल हैं, और हम जो पास्ट में जो हमने लेवल्स देखे थे जहाँ पे कई बैंक्स के 10-12 डबल डिजिट एनपीएस थे, हम वैसी स्थिति में अभी नहीं हैं। सो आरबीआई समझ रहे हैं कि लोन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी, बट हम पास्ट में हुई मिस्टेक्स को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, और हम इसके पहले कि सिचुएशन बिगड़ जाए उसके पहले अलग अलग रेगुलेटरी मेजर्स लगा लिए जाएं, जिससे डिमांड भी संभल जाए, लेंडर्स को भी समझ आ जाए कि किस सेगमेंट में अगर कहीं कुछ रिस्क दिख रहा हो तो वो अपने अपने तरीके से वो रिस्क को संभाल लें। कुछ महीने पहले ही रिस्क वेट बढ़ाए गए हैं आरबीआई से। इससे जो जो स्मॉल टिकट लोन्स है उस पे असर आया होगा उनकी डिमांड पर। हमने एक दो बड़े जो बैंक्स हैं उनसे देखा कि उनकी जो स्मॉल लेंडिंग है उस पे थोड़ा लगाम आया है, और आरबीआई इसके पहले ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो डिजिटल लेंडिंग जो हो रहा है बहुत तेजी से, उसके बारे में पब्लिक की जागरूकता बढ़े। बहुत सारे हमारी जो लेंडिंग इंडस्ट्री है, ज़्यादातर लेंडिंग बैंक्स और एनबीएफसी से होती है, पर इसके इस रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के बाहर बहुत सारे अनरेगुलेटेड लेंडर्स हैं जो आरबीआई के सेट किए हुए नियमों के अनुसार लेंडिंग नहीं कर रहे हैं, और इससे काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें आई हैं। इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ कवरेज भी हुआ है। इसमें हवाला पेमेंट्स, चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ बाहर निकल के आ रहा है। इन लोन्स में फंसने वाले ग्राहकों पर बहुत स्ट्रेस बढ़ता है, उन्हें काफ़ी राइट, दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। राइट। तो तो आरबीआई ग्रेजुअली इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, और कंज्यूमर्स को सेफ रख रहे हैं, और बैंकिंग को सेफ रख रहे हैं कविता। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में समय मेरा लगभग समाप्त हो ही गया है, लेकिन जाजू सर, जाते-जाते आपको एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या ये वो समय हो सकता है कि आप लंबी अवधि के लिए भी थोड़ा-सा डेट में, फिक्स्ड इनकम में अपने पैसे पार्क कर सकते हैं? बिल्कुल कविता जी, जो अभी लास्ट 3-4 बार अपनी बात हुई तो हमने हमेशा यही बोला कि जो 10 ईयर यील्ड है, वो 7.5 के आसपास पीक आउट हो गया था, और अब ये सिर्फ इंतज़ार है कि ब्याज दरें कब कम होनी शुरू होती है। आपका यील्ड कब पूरा फ्लैट है, मतलब 1 साल से लेके 10 साल तक जो ब्याज दरें हैं वो लगभग समान है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड अभी नोटिस किया होगा कि काफ़ी टाइम के बाद 2023 में हमारा जो एफपीआई इन्फ्लोइंग डेट है वो पॉजिटिव था। और जो मुझे एक मैंने जो एनालिसिस किया उससे मुझे लगता है कि जितने भी एफपीआई जो इंडिया में इक्विटी साइड में भी बहुत अपनी ट्रेडिंग के लिए या मार्जिन मनी के लिए पैसा लाते हैं, उनका सबका एक कंसेंसस व्यू है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं, और इसलिए उन्होंने जो मार्जिन का पैसा है वो लिक्विड फंड में या डिपॉजिट में रखने के बजाय लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में रखना शुरू कर दिया है। क्योंकि उनका कहना है कि हमको जो कैरी है या जो हमारा यील्ड है वो तो मिलेगा ही, प्लस यदि ब्याज दरें नीचे आई तो उसमें शायद कुछ कैपिटल गेन भी हो जाए, क्योंकि सबका ये मानना है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाएगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमने अ, अभी तक आज के शो में डिस्कस नहीं किया कि जो जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स है उसमें ऑलरेडी इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड कर लिया गया है, और जून के बाद उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि इलेक्शन का जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ब्लूमबर्ग है या बार्कलेज जो बड़ी जो दूसरी बड़ी इंडाइसेस है उसमें भी भारत के बॉन्ड्स का इंक्लूजन हो जाएगा, तो वो भी फ्लो आएगा। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं, सो आज के डेट में मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स है या मीडियम टर्म फंड्स है उसमें थोड़ा डेफिनेटली एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर तो शायद ना जाए, तो अगर यदि वो नीचे आते तो कैपिटल गेन बनेंगे। और उसमें भी एक और है कि एक हमारी कैटेगरी होती है टारगेट मैच्योरिटी फंड की, जहाँ पर कि कल को खुदा न खास्ता इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, क्योंकि हम कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं जानते कि क्या होगा फ्यूचर में। तो उस केस में वो आपका एक लॉन्ग टर्म एफएमपी के हिसाब से बन जाएगा। तो आपका यदि कुछ इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाती है तो कुछ नुकसान नहीं होगा यदि आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करें। तो मुझे लगता है कि आज के माहौल में बिल्कुल आदमी को थोड़ा तो एलोकेशन
लॉन्ग टर्म फंड्स में करना ही चाहिए। चलिए, तो कुल मिला के चर्चा का सार यही है कि भले ही यहाँ पर ब्याज दरें अभी नहीं कटी हैं, लेकिन आपके पास विकल्प हैं अपने पैसों को निवेशित रखने के लिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बचत को लेकर और म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इसको और भी हम बढ़ता हुआ देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। इसी नोट पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की। बताएंगे आपको कि किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। आपके सवाल लेंगे लाइव, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 एक्सपर्ट्स और करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग इस ब्रेक के बाद।